वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। तो आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम लोग देखने जा रहे हैं जिन्होंने इंडियन स्पेशली बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रोल किए कि जिससे उन्होंने अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। और मैं ये कहूँगी कि बहुत कम एक्टर ऐसे होते हैं जो कि इतने अच्छे रोल प्ले कर जाते हैं कि आप जब भी उनको देखते हो तो आपकी लाइफ में एक एंटरटेनमेंट, हंसी, लाफ्टर जो है वो ऐड हो जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं असरानी जी की, जिनकी 2 दिन पहले ही डेथ हुई है। उन्हीं से रिलेटेड वीडियो देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है 3 बार अफवाहों में मरने के बाद आज असलियत में नहीं रहे असरानी साहब, रेस्ट इन पीस, बायोग्राफी इन हिंदी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये खबर सुनकर आज हर सिनेमा प्रेमी का दिल बैठ गया। हमारे ज़माने के, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर यानी दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। बॉलीवुड के इस महान हंसाने वाले कलाकार ने आज 84 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। और सोचिए, ये और भी ज़्यादा इमोशनल कर देता है कि इस दुखद खबर से महज कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर हैप्पी दिवाली विश किया था। त्योहार के मौके पर आया ये अलविदा फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने गरीबी और संघर्ष के बीच से रास्ता निकाला, जो गणित में कमज़ोर था लेकिन जिसने एक्टिंग में पूरे बॉलीवुड का गणित बदल दिया। उनका नाम था गोवर्धन असरानी, लेकिन दुनिया उन्हें सिर्फ असरानी के नाम से जानती थी। उनका जन्म 1 जनवरी को हुआ था। उनके जन्म की तारीख भले ही 1940 या 1941 को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन हो, लेकिन जगह थी जयपुर, राजस्थान, जहां उनका पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता की वहां कारपेट की दुकान थी। पिता भी चाहते थे कि बेटा भी धंधे में हाथ बटाए, क्योंकि गणित में उनका मन नहीं लगता था। लेकिन असरानी साहब का दिल तो दुकान में नहीं बल्कि सिनेमा की अंधेरी दुनिया में लगता था। फिल्मी दुनिया के लिए उनका जुनून इतना ज़्यादा था कि वो स्कूल से भागकर सिनेमा देखने जाया करते थे। घर वालों ने उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। पिता चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन असरानी साहब के मन में तो एक्टिंग बस चुकी थी। इसी जुनून के चलते उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए गुरदासपुर से मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। यहाँ आकर उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद से मदद मांगी, लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ तक कि उन्होंने उस दौर में अपने FTII सर्टिफिकेट को दिखाकर काम मांगा तो लोग मजाक उड़ाते और कहते, तुमको क्या लगता है एक्टिंग के लिए सर्टिफिकेट लगता है? बड़े स्टार्स के पास नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। 2 साल के संघर्ष के बाद वो थक गए तो वापस जयपुर आए। घर पर पिता के काम में हाथ बटाने लगे, लेकिन मन नहीं माना। इसी दौरान उन्होंने 1960 में शुरू हुए पुणे के FTII फिल्म इंस्टीट्यूट के एक्टिंग कोर्स का विज्ञापन देखा। वहाँ एडमिशन लिया और पहले ही बैच, जो कि 1964 और 1966 में शुरू हुआ था, उसमें एक्टिंग का कोर्स पूरा किया। डिप्लोमा में हाथ था, लेकिन काम फिर भी मुश्किल से मिलता था। उन्होंने अपनी पहली गुजराती फिल्म में बतौर हीरो का काम किया था और हिंदी में भी हीरे कांच की चूड़ियाँ में काम मिला, लेकिन काम बहुत छोटा था। जब उनके घर वाले ने उन्हें फिल्म सीमा के एक गाने में देखा तो वे सीधे मुंबई आए और उन्हें खींचकर वापस घर ले गए। किसी तरह मनाकर वे फिर मुंबई लौटे। गुजारा करने के लिए उन्होंने उसी FTII में एक्टिंग टीचर का काम शुरू किया। 6 साल तक वो हर शुक्रवार 6 रुपये और 8 आने का टिकट लेकर डेक्कन क्वीन से पुणे से मुंबई आते जाते और काम खोजते। इसी दौरान उनकी मुलाकात ऋषिकेश मुखर्जी से हुई, जिन्हें वो पहले भी काम देने के लिए कह चुके थे। ऋषिकेश दा ने मजाक में कहा, पहले ये बताओ जया बहादुरी कौन है? जया उस समय उनकी स्टूडेंट थी। ऋषिकेश दा ने उन्हें गुड्डी के लिए चुना। असरानी ने हिम्मत करके फिर काम मांगा तो ऋषिकेश दा ने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं, जब चिट्ठी भेजूंगा तब आना। और किस्मत देखिए, 3 महीने बाद चिट्ठी आई भी, लेकिन वो जया बहादुरी के लिए। लेकिन आखिरकार असरानी को ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी में एक रोल मिला, एक ऐसे लड़के का जो हीरो बनने आता है लेकिन जूनियर आर्टिस्ट बन जाता है।
इस रोल के लिए ऋषिकेश दा ने उन्हें पुणे से मुंबई फर्स्ट क्लास में आने के लिए पैसे भी दिए। इसके बाद सत्यकाम, मेरे अपने, बावर्ची, नमक हराम, चुपके चुपके, मिली, आलाप, तपस्या, उनकी फिल्मों की लंबी लिस्ट हो गई। उनका रिश्ता ऋषिकेश दा के साथ इतना गहरा था कि जब ऋषिकेश दा हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने कागज़ पर लिख कर दिया था असरानी मुखर्जी, जिसका मतलब था तुम मेरे बेटे जैसे हो। असरानी उन चंद कलाकारों में से एक थे जिन्होंने 2 बड़े सुपरस्टार्स का उदय और पतन बहुत करीब से देखा। वो राजेश खन्ना के करीबी दोस्त में से एक थे और उन्होंने काका के साथ 25 से ज़्यादा फिल्में की। असरानी ने खुद देखा था कि कैसे राजेश खन्ना के प्रीमियर पर भीड़ बेकाबू हो जाती, लाठीचार्ज हो जाता और लोग उन्हें भगवान जैसा समझते थे। उन्होंने ये भी बताया था कि आराधना में राजेश खन्ना के दोस्त का रोल सिर्फ इसलिए उनके हाथ से निकल गया था क्योंकि वो काका के सामने कद में छोटे लगते थे। फिर आया वो दौर जब अमिताभ बच्चन का स्टारडम शुरू हुआ। नमक हराम के सेट पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच का टेंशन असरानी ने महसूस किया था। राजेश खन्ना को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उन्हें लगता था कोई उन्हें हिला नहीं सकता, जबकि अमिताभ बच्चन फ्लॉप दे रहे थे। ऋषिकेश दा ने दोनों से पूछा था, एक रोल में मरता है, एक लड़ता है, कौन सा चाहिए? उन दिनों पर्दे पर मरने वाले एक्टर को ज़्यादा तारीफ मिलती थी, इसलिए राजेश खन्ना ने मरने वाले रोल को चुना। लेकिन आखिरी दिन अमिताभ बच्चन ने शॉट देने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि क्लाइमैक्स बदल जाए। ऋषिकेश दा ने नाराज़ होकर कहा, या तो शूट करो, नहीं तो मैं राजेश की फ़ोटो भी हटा दूंगा और फिल्म बंद कर दूंगा। अमिताभ ने शूट किया, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई और क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन ने गुस्से में पूछा किसने मारा, तो सिनेमा हॉल में तालियां बजी और यहीं से एंग्री यंग मैन की शुरुआत हुई। असरानी ने ये खुद महसूस किया कि इसी फिल्म के बाद राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया था। लेकिन असरानी का करियर तब अमर हुआ जब उन्होंने फिल्म शोले, जो कि 1975 में आई थी, इस फिल्म में वो किरदार निभाया जिसके बिना ये फिल्म अधूरी है, जेलर का रोल। हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, ये डायलॉग आज भी उनकी पहचान है। इस किरदार की तैयारी के किस्से भी बहुत शानदार हैं। लेखकों सलीम जावेद ने उन्हें हिटलर की अनसीन फोटोग्राफ्स दिखाई और कहा कि वो एक ऐसा लुक चुने। हिटलर अपनी हर स्पीच से पहले रिहर्सल करता था और जेलर की आवाज़ में जो ठहराव और उतार चढ़ाव है वो हिटलर की टोन से प्रेरित था। उनके टीचर रोशन तनेजा ने भी हिटलर की वॉइस मॉड्यूलेशन को सिखाया और डायलॉग के बाद का मशहूर हा उन्होंने हॉलीवुड के एक्टर जैक लेमन की फिल्म द ग्रेट रेस से लिया था। ये डायलॉग इतना हिट हुआ कि आज भी चुनावों में प्रचार के दौरान लोग उनसे ये लाइनें बोलवाने के लिए कहते थे। उन्होंने कॉमेडी के अलावा कौशिश, चैताली जैसी फिल्मों में नेगेटिव और खून पसीना में गंभीर भूमिकाएं भी निभाई। उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड किया। 70 के दशक में 101 फिल्में और 80 के दशक में 107 फिल्में। वो 25 साल तक लगातार राजेश खन्ना, बी.आर. चोपड़ा, शक्ति सामंता, मनमोहन देसाई और बासु चटर्जी जैसे दिग्गजों के साथ काम करते रहे। इस रिकॉर्ड के लिए उन्हें आज की ताज़ा खबर और बालिका वधू के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा अनहोनी के लिए उन्हें शमा सुषमा अवार्ड भी मिल चुका था। एक्टिंग के अलावा असरानी ने फिल्में डायरेक्ट भी की। उनकी पहली गुजराती फिल्म अहमदाबाद में रिक्शा वालों, जो कि 1974 में आई थी, इसके टाइटल ट्रैक को किशोर कुमार ने गाया था। उन्होंने खुद की ज़िंदगी से प्रेरित होकर हिंदी फिल्म चला मुरारी हीरो बनने डायरेक्ट की। इस फिल्म को अच्छी क्रिटिक रेटिंग मिली, लेकिन हीरो वाला कॉम्प्लेक्स न होने के कारण कोई बड़ा एक्टर उनकी फिल्म में काम नहीं करना चाहता था। उन्हें एक निर्माता ने सलाह भी दी थी कि जिस दिन तुम खुद को डायरेक्टर अनाउंस करोगे, एक्टर के तौर पर तुम्हारी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्में बनाई, जैसे सलाम मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है, और उनकी आखिरी डायरेक्टोरियल फिल्म उड़ान, जो कि 1997 में आई थी। उनकी निजी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत रही। उनकी मुलाकात एक्ट्रेस मंजू बंसल से आज की ताज़ा खबर और नमक हराम के सेट पर हुई थी। यही दोस्ती हुई जो प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली। मंजू बंसल ने भी दीवानगी, उधार का सिंदूर जैसे 10 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इस कपल ने तपस्या, चांदी सोना,
नालायक, चोर सिपाही समेत कई फिल्मों में एक साथ काम किया और खुद असरानी ने ही मंजू के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म हम नहीं सुधरेंगे डायरेक्ट की। उनका एक बेटा है नवीन असरानी जो अहमदाबाद में डेंटिस्ट है और एक बेटी है लवीना असरानी। 80 और 90 के दशक में जब एक्शन फिल्मों का दौर आया और कॉमेडियन का रोल कम होने लगा तो असरानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने डेविड धवन की मसाला कॉमेडी जैसे घरवाली बाहर वाली, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में काम किया और फिर प्रियदर्शन की कॉमेडी जैसे हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, चुप चुप के, माला माल वीकली में अपनी जगह बनाई रखी। उन्होंने रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज़ और बोल बच्चन जैसी फिल्मों में भी काम किया। हाल ही में वो पॉपुलर वेब सीरीज़ परमानेंट रूममेट्स और टीवी शो पार्टनर्स ट्रबल हो गई डबल में भी नज़र आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने 2024 में रिलीज़ हुई एक बघेली फिल्म कुंवरपुर में भी काम किया था। असरानी साहब ने हमेशा कहा कि उन्हें प्रोफेशनल रहना पसंद है। उनका मानना था कि सेट पर सब साथ हैं तो काम के बाद बेवजह पार्टी करके गॉसिप करने से अपनी क्रिएटिव एनर्जी वेस्ट होती है। ये दुनिया बहुत कठोर है, इसलिए सिर्फ काम पर ध्यान देना ज़रूरी है। वो अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते थे और विनम्रता में यकीन रखते थे। आज 84 साल की उम्र में इस महान कलाकार ने अपनी एक्टिंग की इतनी बड़ी विरासत छोड़ दी है। एक ऐसा कलाकार जिसने एक गली के कारपेट शॉप से निकलकर बॉलीवुड के पर्दे पर राज किया, जिसने कॉमेडी के मायने बदले और जिसने 2 पीढ़ियों को हंसाया। आज जब वो नहीं रहे तो हमें उनका वो डायलॉग याद आता है जो हमें हमेशा हंसाएगा। हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। असरानी साहब, आपका काम, आपकी हंसी और आपकी विरासत हमेशा ज़िंदा रहेगी। अलविदा। बहुत अलविदा सही वाला जो बात है। बहुत मुश्किल होता है जब आप बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं और एक लंबे अरसे से जो है वो देखते थे। अगर असरानी जी की बात यहाँ पे मैं करूँ तो मेरा ख्याल है बचपन से ही हम जो है उन्हें डिफरेंट फिल्मों में जो है उनकी अदाकारी देखते हैं। ख़ासतौर पर धमाल में अगर बात की जाए तो उसमें उन्होंने जो पप्पा का रोल जो है वो प्ले किया, बड़ा खूबसूरत, हाँ, एक आइकॉनिक रोल जो है वो है। और लिटरली जब ये शाम के टाइम मेरे सामने भी न्यूज़ आई थी ना, मुझे भी यकीन नहीं था हुआ कि भाई वो इस दुनिया में जो है वो नहीं रहे। अच्छा, वैसे ये चीज़ वाकई में होती है इंसान के साथ, हालांकि जाना हर किसी ने इस दुनिया में, लेकिन जो आपके फेवरेट एक्टर्स होते हैं, पता नहीं क्यों आप उनके बारे में ऐसा सोच नहीं पाते या आपको यकीन नहीं आता कि जब आप न्यूज़ सुनते हैं, अच्छा सडनली इस तरह से। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी ऐसे सडनली डेथ की जब न्यूज़ आती है तो मतलब आप वो एकदम से यकीन नहीं आता। जैसे अगर मैं सिद्धार्थ शुक्ला की बात करूं, श्रीदेवी जी की बात करूं, मतलब ऐसी ये मैं कहूँगी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अचानक से आप सुनते हो ना तो आपको लगता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। बट जो एक एक्टर का स्ट्रगल सारी ज़िंदगी का एक रहता है, मुझे लगता है कि अफसोस की बात यह है कि यूजुअली हम को इतना, जो फ़ैन लोग होते हैं, मतलब जो नॉर्मल फैंस होते हैं, उनको इतना नहीं आइडिया होता। बट एक स्ट्रगल के बाद ही आपको जो है वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल होता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ आम लोगों के लिए बहुत ही एक लेसन उनको देती है कि लाइफ में कुछ भी करना है ना तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं कभी भी होता कि आपको बहुत आसानी से हर चीज़ मिल जाए। और एक्टर्स की भी अगर हम लोग बात करें तो जिस तरीके से वो अपने करियर को स्टार्ट करते हैं, अब जैसे उन्होंने बीच में वो आए गए वापस आए, फिर जिस तरीके से उनकी स्टूडेंट को पहले काम मिल गया, बिल्कुल, तो आपको फील होता है बहुत सारी जगहों पर कि हाँ, जब आपको चांस नहीं मिल रहा होता, बिल्कुल आप जो है ना उम्मीद जो है वो खो देते हैं। अभी जैसे उनको काम नहीं मिला, वो अपने घर जो है वापस जो है वो चले गए। और लिटरली जब आपके काम नहीं ना हो रहे तो आपके दिल में एक बेचैनी, आपके अंदर एक खलबली जो है ना वो हर टाइम मची रहती है। आपकी कोशिश होती है कि यार ये चीज़, ये काम मेरा जो है वो होना चाहिए। तो वो उनके काम में भी आपको जो है वो नज़र आए कि वो दोबारा से जो है वापस है, बेशक टीचर बनकर आए लेकिन वो वापस उस फील्ड में आए। और फिर कहते हैं ना कि
वक्त का पहिया घूमता है, तो उनके लिए भी वक्त का पहिया जो है वो घूमा है। जैसे हम कादिर खान साहब की बात करें, हम उन्हें बहुत सारी मूवीज़ में जो है वो देखते हैं और बहुत हिट नंबर्स उन्होंने दिए हैं। इसी तरह असरानी जी की बात की जाए तो वो भी एक लेजेंडरी एक्टर, एक ऐसे एक्टर हैं कि वो बहुत सारे लोगों की जवानी से बढ़ापे तक उनके साथ जो है वो हो रहे हैं। मैं अपनी अगर बात करूं तो आज तक, यानी कि मेरी टीन एज से लेकर अभी तक उनकी मूवीज़ आप देखें तो आपको मज़ा आता है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने बैठ के तकदीर वाला जो है उनकी मूवी जो है वो देखी और है। देखो उसमें वो मतलब जो उनका रोल है, चित्रगुप्त का जो है वो रोल जो है वो कर रहे हैं। तो बाकी जो मैं कहूँगा ना, यादें जो आपकी होती हैं मूवीज़ के साथ और जो स्टार कास्ट होती है उस मूवी में, वो बहुत अनमोल होती हैं। बेशक आप उन्हें रियल लाइफ में जानते नहीं हैं या वो आपको जो है वो नहीं जानते, लेकिन वो जो पर्दे पे आकर हमें एंटरटेन करते हैं, अपनी अदाकारी का जलवा दिखाते हैं, वो एक प्यार होता है जो दिलों में बसता है। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी असरानी जी के बारे में, जो कि यूजुअली लोग नहीं अडॉप्ट करते, कि विद टाइम उन्होंने अपना रोल चेंज किया और वो एडजस्ट हुए नई नई चीज़ों के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो, अगर हम लोग लीड एक्टर्स की भी बात करें, वो लोग नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते। बिल्कुल, अगर किसी एक्टर ने अपने आपको पूरी ज़िंदगी हीरो के रोल में देखा है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा हीरो ही आता रहूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक सर्टेन टाइम के बाद आके आपको अपना रोल जो है वो चेंज करना पड़ता है। और जो मैं कहूँगा कि आपको मूवी में स्पॉटिंग रोल्स जो है वो नज़र आते हैं ना, उसमें उनमें मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि वो टाइम के साथ साथ अपने आप को जो है ना वो ढालते हैं और डिफरेंट रोल्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। एनीवेज, जितना हम लोगों ने देखा है उनकी वीडियो को लेकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ हमेशा समझने और सीखने का मौका मिलता है किसी की भी लाइफ के बारे में जब आप जानते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट मूवी असरानी जी की कौन सी है। इवन मैं कहूँगी कि मुझे आज पूरा जो उनका नाम है गोवर्धन असरानी, वो आज मुझे पता चला। मुझे जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन मैंने देखा था, तो मुझे उस दिन जो पता चला था कि पूरा नाम ये है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।